अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन एंड फीडिंग बिहेवियर ऑफ फिशेस। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, एंशियंट फिशेस जो पुरानी फिशेस थी वो फिल्टर फीडर थी और स्क्वेंजर्स थी। फिल्टर फीडर मतलब वो अपने पानी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनको ही फिल्टर करके कंज्यूम करती थी। और स्क्वेंजर्स मतलब वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करती थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम फिश जो है उसने अपने जॉ को डेवलप करना शुरू कर दिया और इसके साथ साथ उनका जो फीडिंग बिहेवियर है वो भी चेंज हो गया। अब जो जॉ है वो किस फिश में प्रेजेंट होते हैं और किस फिश में जॉ प्रेजेंट नहीं है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप प्लीज मेरी लास्ट वीडियो लाजमी देखें। डियर स्टूडेंट, डिफरेंट मोड है फिश की न्यूट्रिशन के। कुछ फिशेस जो हैं वो प्रीडेटर्स हैं। प्रीडेटर मतलब वो प्रे करती हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर और वो ज्यादातर इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट के ऊपर प्रे करती हैं। कुछ फिशेस जो है वो हर्बीवोर है, मतलब वो प्लांट्स के ऊपर या प्लांट लाइक जो स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उनके ऊपर ये फीड कर रही होती हैं। कुछ फिशेस जो है वो डेट्राइटिवोरस हैं, कुछ फिशेस जो है वो कार्निवोर हैं और कुछ फिशेस जो है वो ओमनिवोर हैं। डिफरेंट फिश की स्पीशीज हैं और उनका फीडिंग हैबिटेट भी डिफरेंट है और ये डिपेंड भी करता है एक तो उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर, मतलब उनका डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है और दूसरा उनके इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा फूड का सोर्स प्रेजेंट है और कौन सी फूड उन्होंने कंज्यूम करनी है। डियर स्टूडेंट, फिश जो है इसकी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ऐसी डेवलपमेंट है जिसमें एग के बाद लार्वा प्रोड्यूस होता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो लार्वा अडल्ट में चेंज हो जाता है। फिश का लार्वा जो है ये फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर फीड करता है। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? प्लैंक्टन्स का मतलब होता है ड्रिफ्टिंग और फाइटो का मतलब है प्लांट, स्मॉल ड्रिफ्टिंग प्लांट जो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं। फिश का लार्वा इसके ऊपर फीड करता है, लेकिन जब ये अडल्ट हो जाता है तो ये एनालिड्स और स्मॉलर फिश के ऊपर फीड कर रहा होता है। डियर स्टूडेंट, वो फिश जो कि कॉन्टिन्यूसली एल्गी, डेट्राइटस और जूप्लैंक्टन के ऊपर फीड करती है उनके पास जो स्टमक है वो रिड्यूस्ड होता है। और पैसिवोरस फिशेज जो हैं, पैसिवोरस फिशेज कार्निवोरस फिशेज हैं, इनके पास जो स्टमक है वो लार्जर इन साइज होता है। अब जो स्टमक का साइज है वो स्मॉलर और लार्जर किसकी बेस पे है ये हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट, फीडिंग हैबिट जो फिश का है वो डिपेंड करता है उसकी टाइप और उसकी शेप स्टमक के ऊपर। ठीक है, अब इसको हम कहते हैं ये रिलेटिव गट लेंथ है। रिलेटिव गट लेंथ क्या है? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी लेंथ एंड डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ अ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जो कि एल्गी के ऊपर, प्लांट मटेरियल्स के ऊपर और डेट्राइटिस के ऊपर फीड करते हैं उनकी जो रिलेटिव गट लेंथ है वो लार्जर होगी और वो ऑर्गेनिज्म जो कार्निवोरस हैं उनकी रिलेटिव गट लेंथ क्या है वो स्मॉलर होगी। इसका मतलब है कि स्मॉल जो ऑर्गेनिज्म है अगर किसी की रिलेटिव गट लेंथ ज्यादा है तो उसका स्टमक रिड्यूस होगा और अगर किसी ऑर्गेनिज्म की रिलेटिव गट लेंथ लो है तो इसका मतलब है या स्मॉलर है, इसका मतलब है उसका जो स्टमक है वो लार्जर होगा। डियर स्टूडेंट, स्टमक का काम क्या होता है? स्टमक ने प्रोटीन को डाइजेस्ट करना होता है। तो जो कार्निवोर ऑर्गेनिज्म है, जो कार्निवोर है वो जो ऑर्गेनिज्म को फीड करेगा वो रिच होगा प्रोटीन के साथ, तो जाहिर है उसकी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए इफेक्टिव सिस्टम भी चाहिए, तो स्टमक उसमें हेल्प करेगा। जैसे कि आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है, ऊपर वाली जो फिश है दिस इज अ हर्बीवोर फिश और इसमें आप ये गट लेंथ देख रहे हो कि इसकी गट का साइज जो है वो कितना है। और नीचे कार्निवोर फिश है, इसमें स्टमक का साइज बड़ा है जबकि लेंथ जो गट लेंथ की है वो छोटी है। अगर हम गट लेंथ की बात करें, जो कार्निवोर फिश है उसकी जो गट लेंथ है वो 0.65 से 0.8 मिलीमीटर है और ओमनीवोर फिश की जो लेंथ है वो थोड़ी सी बड़ी है उससे, वो 1.5 से 4.5 मिलीमीटर है। और जो फुली हर्बीवोर फिश है उसकी जो गट लेंथ है वो सबसे ज़्यादा बड़ी है और वो है 15.5 मिलीमीटर। इस डायग्राम से आप क्लियर डिफरेंस देख सकते हो। वो फिशेज जो हर्बीवोर हैं उनकी गट लेंथ बड़ी होगी और वो फिशेज
जो कार्निवोर हैं उनकी गट लेंथ छोटी होगी। और सेम आप ये कह सकते हो कि रिलेटिव गट लेंथ का इनवर्स रिलेशन है स्टमक के साथ। अगर स्टमक बड़ा है तो इसका मतलब है गट लेंथ छोटी होगी, और अगर गट लेंथ बहुत बड़ी है तो इसका मतलब है स्टमक का साइज कम होगा। डियर स्टूडेंट, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम फिश की बात करें तो ये सेम ऐसे ही प्रिडिक्शन की गई है साइंटिफिक, जैसे वर्टिब्रेट दूसरे ऑर्गेनिज्म है, फिश है, सॉरी ह्यूमंस है। जिस तरीके से ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा होता है वैसे ही फिश का काम करता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि फिश की एवोल्यूशन पहले हुई थी। इसमें वो कुछ चीजें प्रेजेंट नहीं है जो कि ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट हैं। बट सबसे पहले जो फूड है वो माउथ में, बक्कल कैविटी में और फेरिंक्स में आएगी। उसके बाद फूड आइसोफेगस में जाएगी, देन स्टमक में मूव करेगी, उसके बाद इंटेस्टाइन में जाएगी और एट द एंड रेक्टम में जाएगी। रेक्टम के साथ एक और छोटा सा पार्ट है वो है पाइलोरिक सिका। ये क्या होता है इसको हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जाहिर है फूड की एब्जॉर्प्शन हो गई है, फूड डाइजेस्ट हो गया, तो उसके बाद जो फूड का मटेरियल्स हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो सारे के सारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। क्यों एब्जॉर्ब होंगे? ताकि बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उन तक एनर्जी पहुंच सके और बॉडी के हर सेल एफिशिएंटली काम कर सके। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं माउथ और बक्कल कैविटी और फेरिंक्स के अंदर जब फूड आता है तो फिर क्या होता है। सबसे पहले जब फूड को सेंस किया जाता है तो फिश उसको कैप्चर कर लेती है और उसको इंजेस्ट कर लेती है। बक्कल कैविटी सबसे पहली प्लेस है जहाँ पे फूड सबसे पहले एंटर होती है, और एंटर होने के बाद जो इंटीरियर पार्ट है वो बक्कल कैविटी है और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो है फेरिंक्स। बक्कल कैविटी के पास आएगी फूड, उसके बाद फेरिंक्स के पास चली जाएगी। डियर स्टूडेंट, बक्कल कैविटी का काम सिर्फ ये है कि इसने फूड को सिर्फ और सिर्फ होल्ड करना है और कैप्चर करना है। ये फूड को ब्रेक नहीं कर सकती, ठीक है। और ऐसी फिशेस जो कि मैक्रोफाइट्स हैं, मतलब जो कि मैक्रोफाइट्स मतलब बहुत पौधों के ऊपर फीड कर रही होती हैं, उनके लिए टीथ भी रिक्वायर है और उनकी जो फूड की ब्रेकडाउन है वो टीथ कर रहे हैं। अब जो फिश है, जो कि लेक्चर के स्टार्ट से हमने कहा था, कुछ फिशेज जो है वो फिल्टर फीडर होती हैं और कुछ फिशेज जो है वो सिक्विंजर्स थी। अब भी कुछ ऐसी फिशेज हैं जो कि फिल्टर फीडर हैं। तो वो क्या करती हैं, वो अपने गिल्स के जरिए फिल्टर कर लेती हैं पानी को और उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कैप्चर कर लेती हैं और कंज्यूम कर लेती हैं। डियर स्टूडेंट, ये एक टिपिकल गिल की स्ट्रक्चर है जिसमें आपको गिल फिलामेंट नजर आ रहे हैं, उसके बाद गिल आर्क है और गिल रैकर्स हैं। फिल्टरिंग, ये जो गिल्स हैं ये फिल्टरिंग अपरेटस है जिसके पास गिल रैकर्स हैं, गिल आर्क है, और ये एक सीव की तरह मतलब छलनी की तरह काम करती है जो कि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फिल्टर करके ऑर्गेनिज्म तक पहुंचा देती है। उसके बाद जो आइसोफेगस है इसको बुलेट भी कहते हैं, और इसके अंदर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स ने इसको लाइन किया होता है। और इसका काम क्या है, इसने फूड को पैसेज, फूड को पास करना है ताकि ये स्टमक तक पहुंच सके। और ये वेल लुब्रिकेटेड होती है, मतलब ये कि ये बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होती है ताकि फूड इजीली यहाँ से पास हो सके। आइसोफेगस सिर्फ और सिर्फ फूड को पास करती है। उसके बाद है स्टमक, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, और स्टमक जो है वो तमाम फिशेस में स्टमक प्रेजेंट नहीं होता, और अगर ये प्रेजेंट हो भी तो इसका साइज जो है वो मील और फूड की नेचर पे डिपेंड करता है। कैसे कैसे, अगर हर्बीवोर फिश है तो उसका स्टमक क्या होगा, छोटा, और अगर कार्निवोर फिश है तो उसका स्टमक क्या होगा, बड़ा। डियर स्टूडेंट, अगर हम स्टमक की स्ट्रक्चर देखें तो स्टमक जो है उसमें होता क्या है कि तीन उसकी लेयर्स हैं। जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो है सीरस लेयर, उसके अंदर है सब म्यूकोजा, और सबसे अंदर है सब म्यूकोजा, सब म्यूकोजा के अंदर है म्यूकोजा। अब फूड जब स्टमक के अंदर आएगी तो प्रोटीन, जो स्टमक के सेल्स हैं वो डाइजेस्टिव क्या करेंगे, रिलीज करेंगे गैस्ट्रिक जूस को। और गैस्ट्रिक जूस क्या करेगा, प्रोटीन, वो फूड के मॉलिक्यूल जिसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है उसके ऊपर एक्ट करना शुरू कर देगा और इसको स्मॉलर पीसीस में ब्रेक करेगा। लेकिन कभी भी फूड के अंदर जो प्रोटीन है वो 100% ब्रेक नहीं होगी। अनडाइजेस्टेड फूड, पार्शली अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो आगे पास कर जाएगी, कहाँ पर, इंटेस्टाइन के पास। डियर स्टूडेंट, स्टमक जो फिश का है वो हाईली एक्सपेंडेबल है। ब्राउन ट्राउट एक फिश है जिसका स्टमक जो है वो 30 से 35% लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में और 75% डायमीटर में इनलार्ज हो सकता है।
फूड जो है वो इंटेस्टाइन में आ चुकी है और इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट क्या होगी, डाइजेशन होगी। लेकिन आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर ड्यूडिनम, ज्यूजिनम, इलियम, ठीक है। मिड गट भी आप उसको कह सकते हैं, मिड गट है, हाइंड गट है, और जो है सबसे उसका इंटीरियर पार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इंटेस्टाइन के अंदर डिफरेंट लीवर से, पेंक्रियाज से डिफरेंट फ्लूइड आते हैं जो कि प्रोटीन, फूड के अंदर जितने भी कंटेंट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, उसको कंप्लीट ब्रेक कर देता है, ठीक है। कंप्लीट ब्रेक करने के बाद उसको एब्जॉर्ब भी कर देता है, क्योंकि इसके पास स्मॉल स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसको हम माइक्रोविलाए कहते हैं। माइक्रोविलाए एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। और दूसरी बात ये, माइक्रोविलाए, विलाए मतलब इमेजिनेशंस होती हैं, ये इमेजिनेशंस ओपन होती हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प कर रही होती हैं। डियर स्टूडेंट, यंग फिश जो है उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल स्मूथ होती है। जैसे जैसे फिश की एज इंक्रीज होती जाती है, ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो लॉन्गिट्यूडनल और जिग जैग इसमें फोल्ड आना शुरू हो जाते हैं, और एट द एंड, मतलब अगर बहुत ज्यादा एजेड फिश है तो उसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो फाइनली स्पॉन्ज की तरह की इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है, ठीक है जी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज कि इंटेस्टाइनल सरफेस एरिया बॉडी के हिसाब से जैसे जैसे ग्रोथ इंक्रीज होगी, इंटेस्टाइनल सरफेस एरिया भी डिक्रीज होता जाता है। एट द एंड जो फूड है वो रेक्टम के पास पहुंच जाएगी, रेक्टम के पास ज्यादातर अनडाइजेस्टेड फूड ही पास होती है, और इसमें फिर बॉडी से बाहर रिलीज होना होता है। और ऑलवेज कीप इन माइंड, ये हम वैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी पढ़ेंगे कि जो फिश है वो अपने वेस्ट मटेरियल को स्टोर कर रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। डियर स्टूडेंट, फिश के रेक्टम के पास जो है वो गोबलेट सेल्स होते हैं और ग्रेन्युलोसाइट्स भी होते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स यहाँ ये WBCs की टाइप होती है। इंपॉर्टेंट चीज है पाइलोरिक सिका, इसको इंटेस्टाइनल सिका भी कहते हैं, और ये कुछ बोनी फिशेस के अंदर प्रेजेंट होती है। इसका काम क्या है, इसका काम डिफरेंट रिसर्चर्स ने इसके ऊपर काम किया है और इसका सही वाला फंक्शन जो है अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। लेकिन कुछ सजेशंस हैं जो कि ये बताती हैं कि पाइलोरिक सिका जो है वो हो सकता है कि फूड के अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और लिपिड्स हैं उनके डाइजेस्टिबिलिटी को इंक्रीज करे, लेकिन प्रोटीन के डाइजेस्टिबिलिटी के बारे में अभी तक इसका अफेक्ट नहीं देखा गया। दूसरा ये कि ये ऑब्जर्व किया गया है कि पाइलोरिक सिका जो है ये एक स्पेस सेविंग डिवाइस है और ये इंटेस्टाइनल सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको पाइलोरिक सिका भी नजर आ रहा है स्टमक के नीचे। अच्छा जी, उसके बाद है कि फूड फिश ने इनटेक कर ली है, फूड के सारे न्यूट्रिएंट की क्या हो गई है, एब्जॉर्प्शन हो गई है। अब क्या है कि मेटाबॉलिज्म, फूड की एब्जॉर्प्शन के बाद उसकी यूटिलाइजेशन, क्यों यूटिलाइज करना है, ताकि फिश को एनर्जी मिले, ताकि फिश की ग्रोथ इंक्रीज हो और अपना काम वो एक्टिवली परफॉर्म कर सके। डियर स्टूडेंट, इक्वेटिक स्पीशीज में जो प्रोटीन है वो उसका स्पारिंग इफेक्ट है कार्बोहाइड्रेट का इज गुड, बट इट्स मेटाबॉलिज्म हैज अ लॉन्ग लैग टाइम, ठीक है। मतलब ये कि हम इसलिए हम ये कहते हैं कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट जो हैं वो इंजेस्टेड हैं, ब्लड लेवल जैसे ही कार्बोहाइड्रेट इंजेस्ट हो जाएंगे तो ब्लड लेवल क्विकली इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन इसको डिक्लाइन करने में बहुत टाइम लग जाएगा। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि कार इक्वेटिक स्पीशीज जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट को अपनी फूड में कंज्यूम तो कर लेती हैं, लेकिन इसको मेटाबोलाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और जैसे ही कार्बोहाइड्रेट को इंजेस्ट करेंगी ब्लड का लेवल बहुत इंक्रीज हो जाएगा और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा और अल्टीमेटली इसको कम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। डियर स्टूडेंट, लीवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि इसने न्यूट्रिएंट को वेरियस ऑर्गन्स और टिश्यूज के पास डायरेक्ट करना है, ताकि बॉडी के हर ऑर्गन और टिश्यू को एनर्जी मिल सके और वो अपना काम एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके। डियर स्टूडेंट, ये सजेस्ट किया जाता है कि फिश की फीड के अंदर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स हर चीज होनी चाहिए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का कंटेंट इतना होना चाहिए कि फिश इन दोनों को एज अ मेटाबॉलिज्म के तौर पे इस्तेमाल करें, और प्रोटीन को अब मेटाबॉलिज्म के लिए इस्तेमाल ना करें, प्रोटीन को अपनी ग्रोथ और लीन टिश्यू की ग्रोथ के इन्हांस करने के लिए इस्तेमाल करें। अगर फिश की ग्रोथ में कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स नहीं होंगे तो फिश जो है वो प्रोटीन को मेटाबॉलिज्म
को मेंटेन करने में इस्तेमाल कर देगी और उसकी ग्रोथ जो है वो इनहांस नहीं होगी। अच्छा जी, अब है एनर्जी टू प्रोटीन रेशियो जो है वो फिश की फीड में कितनी होनी चाहिए? 8 to 10 किलो कैलोरी एनर्जी होनी चाहिए, या फिर 33 से 42 किलोग्राम पर केजी होनी चाहिए, जो कि ज़्यादातर रिकमेंडेड है। इतनी प्रोटीन एक फिश की फीड में लाजमी होनी चाहिए, और ये डिपेंड भी करता है कि कोई फिश जो है वो हर्बीवोर है, कार्निवोर है। फिश की टाइप के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो तिलापिया है, रहू है, या कार्प्स है। और हर एक स्पीशी की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट है, लेकिन मिनिमम इतनी होनी चाहिए उसकी फीड के अंदर, ताकि उसकी ग्रोथ को मैक्सिमम किया जा सके। डियर स्टूडेंट, अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म के डिफरेंट स्टेप्स हैं, जैसे कि वर्टिब्रेट्स में है। सबसे पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा स्टेप है, ग्लाइकोलाइसिस दो वर्ड्स हैं, ग्लाइको का मतलब है कार्बोहाइड्रेट और लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन। डियर स्टूडेंट, इसमें जो फिश ने फूड ली है उसमें क्या है? ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज जो है वो ब्रेक होगा, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को ही ग्लाइकोलिसिस का है। अब ग्लूकोज जो है वो एक 6 कार्बन कंपाउंड है, वो 3 कार्बन कंपाउंड में ब्रेक होगा, और जो 3 कार्बन कंपाउंड है वो क्या है? पायरोवेट है। इसका मतलब है एक ग्लूकोज से 2 पायरोवेट बनेंगे। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है जी, सेल के साइटोप्लाज्म में होगा, क्योंकि अब इसके एंजाइम जो है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। अब ग्लूकोज पायरोवेट में चेंज हो गया, लेकिन अभी तक पायरोवेट के पास 3 कार्बन है। इसका मतलब है ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हुआ। डियर स्टूडेंट, ऑक्सीडाइज का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 कार्बन थे, 3 कार्बन रह गए हैं। अभी तक इसके पास 3 कार्बन और भी हैं, लेकिन इसको फर्दर ये ब्रेक नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास इंजाइम्स प्रेजेंट नहीं है। तो ये एक और ऑर्गेनेली के पास इसको भेज देगा, और वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो साइकिल चलेगा वो है क्रेब्स साइकिल, लेकिन क्रेब्स साइकिल में 3 कार्बन कंपाउंड ऐड नहीं हो सकता, इसलिए हम पायरोवेट को एक 2 कार्बन कंपाउंड में चेंज करेंगे, और वो है एसिटाइल को ए। अब जो एसिटाइल को ए है वो क्रेब साइकिल में एंटर हो जाएगा और कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एटीपी में। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट, ग्लाइकोलिसिस में और क्रेब साइकिल में इनडायरेक्ट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। किसकी फॉर्म में? NADH की फॉर्म में और NAFADH की फॉर्म में। अब ये जो NADH और FADH है ये इनडायरेक्ट सोर्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास चले जाएंगे और इसको ATP में कन्वर्ट करेंगे, और एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 36 नेट ATP प्रोडक्शन होती है। यहाँ पे आपको समरी दिखाई गई है, जिसमें सबसे पहला जो है ये ग्लाइकोलिसिस क्रैब साइकिल चल रहा है, सॉरी ग्लाइकोलिसिस है, उसके बाद ये क्रैब साइकिल चल रहा है, और फिर ETC साइकिल है। ये तो कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन दिखाई हुई है, और इसके साथ साथ जो प्रोटीन है उसकी ब्रेकडाउन अमाइनो एसिड में होगी। अमाइनो एसिड को पायरोवेट में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर एसिटाइल को ए में, और फिर अल्टीमेटली क्रैब साइकिल रन होगा। और ऐसे ही यहाँ पे है ट्राइग्लिसराइड, वो ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होगा, और ग्लिसरॉल को पायरोवेट में कन्वर्ट किया जाएगा, और अल्टीमेटली एसिटाइल को ए और क्रैब साइकिल अगेन चलेगा। और जितनी ज्यादा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट होंगे उतना ही फिश को एनर्जी भी ज्यादा मिलेगी और फिश की ग्रोथ भी इंक्रीज होगी। लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आपने बहुत एक्सेस में कार्बोहाइड्रेट लिपिड ऐड नहीं करने। हर फिश की फीड उसकी हैबिटेट और उसकी टाइप के हिसाब से आपने फिश के न्यूट्रिएंट को एडजस्ट करना है। डियर स्टूडेंट, मेटाबॉलिक पाथवे की अगर हम बात करें तो एनर्जी की जो मैग्नीट्यूड है वो हर स्पीशी की डिफरेंट है। डिपेंड करता है कि फिश ने कितनी फूड कंज्यूम की है और कितनी उसने डाइजेस्ट करके एनर्जी को यूटिलाइज की है। ग्रॉस एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो कि फिश ने फूड से ली है, और इनटेक एनर्जी क्या होती है? ग्रॉस एनर्जी जो कि फूड में कंज्यूम की गई है। और फीकल एनर्जी क्या होती है? ग्रॉस एनर्जी होती है। और डाइजेस्टिबल एनर्जी क्या होती है? अगर हम ग्रॉस एनर्जी को माइनस कर दें फीकल एनर्जी में से, तो बाकी जो एनर्जी है वो डाइजेस्टिबल एनर्जी हमारे पास रह जाती है। टोटल हीट प्रोडक्शन जो है वो क्या है? हीट जो कि एनर्जी की फॉर्म में लॉस होती है। इसका मतलब है कि जो हीट लॉस हो रही है वो मेटाबॉलिज्म का सोर्स है। और जो टोटल हीट एनर्जी है वो एस्टिमेट करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिक रेट को, और वो मेजर किया जा सकता है उसके टेम्परेचर के चेंज होने से और ऑक्सीजन की कंजप्शन से। डियर स्टूडेंट, होपफुली आज का लेक्चर आपको
समझ आ गया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ आ गया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।